हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर, जो कि था सीबीएसई में। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमने कवर किया था। ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। एक एक करके सारे ही क्वेश्चन जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप कराया है। इसमें एक एक चीजों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl, यानी कि आपको NaCl 1 मोल NaCl का सॉल्यूशन बनाना है नियरली ट्वाइस देन दैट ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया बिकॉज। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो इसका सॉल्यूशन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये बोलना चाह रहा है, पहले समझना ध्यान से कि ये कह रहा है कि NaCl और यूरिया, NaCl और यूरिया जो है, NaCl और यूरिया जो है, अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, क्या करता हूं? वाटर में डिसॉल्व करता हूं दोनों को ही, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम बढ़ता है, ये कहना चाह रहा है। या हो सकता है बहुत कम बढ़ता है। ये क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ NaCl जो है ना बेटा, वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, जिसका अमाउंट ऑफ फैक्टर आने I की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है, तो इसका अमाउंट ऑफ फैक्टर नहीं बढ़ेगा। और आपको पता है अमाउंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने पढ़ाया था बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाया था बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो यहां पर बिल्कुल है NaCl इज आयोनिक एंड डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर ये आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर बहुत आसान चीज है। अच्छा, उसके अलावा NaCl हैज अ लोअर मोलिकुलर मास, नहीं, Na प्लस और Cl मान का डिसोसिएशन होने के बाद हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बात आएगी बेटा, डिसोशिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट यहां पे बैठता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द हाईएस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा मैंने ये आपको बताया था, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो इसमें हमेशा वांट ऑफ फैक्टर देखो, यानी कितने में वो डिसोशिएट हो रहा है वो चेक कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ग्लूकोज है, क्या ये ब्रेक होगा वाटर में? 100% डिसोशिएट होगा? ये नहीं होगा। BaCl2 इसमें होगा Ba2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, यानी इसका अगर वांट ऑफ फैक्टर की बात करूं तो ये आएगा बेटा 1 Ba 2 Cl, तो 3 आएगा यहाँ पे। NaCl का बेटा 2 आएगा, क्योंकि अभी जब करके निपटे अपन Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसका 2 आएगा। यूरिया ब्रेक होता नहीं है, तो इसका तो 0 रहेगा। अब इनमें सबसे देख लो, सबसे ज्यादा जिसका वांट ऑफ फैक्टर होगा वही आपका आंसर होगा, यानी यहाँ पर 1 MbACl2 आपका करेक्ट आंसर है। 1 MbACl2 आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बैठता है। ठीक है, क्योंकि इसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है, यानी जितना ज्यादा आयंस में डिसोशिएट होगा, बिकॉज हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्या होता है बेटा? सोल्यूट पार्टिकल्स, number of solute particles directly proportional to colligative property। क्या होता है बेटा? colligative property। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल होंगे, और सबसे ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल इसी में है बेटा। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन एक असेशन रीजन पे है। असेशन रीजन बहुत आसानी से कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। पूछा गया है, असेशन पूछा गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। बिल्कुल, अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं बेटा नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जब होता है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। यहां पर मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन आना चाहिए ए, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी यहां पर आंसर आएगा बेटा A वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट 298 केल्विन द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.3 into 10 to the power minus 4 second inverse. Which of the following statement is correct for the reaction? Half life for this reaction 3009 second, ये नहीं हो सकता, सोल्व करके देख लेना आप। ठीक है, rate of reaction is independent of concentration. Rate of constant depends on initial concentration, ये नहीं करता है rate constant depend, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। Rate of reaction जीरो ऑर्डर, ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। क्या बैठेगा बेटा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट।
क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ये पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो बात करते हैं बेटा, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये। इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अ सोल्यूट कंसंट्रेशन। क्या बात कर रहे हो भाई, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये तो बढ़ना चाहिए ना, तो बिल्कुल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है। डी एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, फिर आ गया अर्सरसन रीजन वाला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है ये, सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सेल पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, मान ली मैंने बात। रीजन क्या बोल रहा है ये, E is equal to E naught minus 0.0591 divided by n log best and product divided by reactant। नहीं ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रही मुझे। ये रीजन भी सही है बट एक्सप्लेनेशन आपको, मेरे को लगता है कि ये करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, यानी ए एंड आर बोथ ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है बेटा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ यूनिट इज। रेट कांस्टेंट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड इनवर्स। याद रखना बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है, आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगर सर हमारे पास कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं बेटा। अगर यहाँ पूछ ले आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो आप केवल ये करना, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो ये वाला करके देख लेना बेटा, इसमें n की जगह जो भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये करके देख लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लो होगा। अब लो का मतलब है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी। अब इन सब में किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ पर वॉन्टर फैक्टर 2 आएगा। यूरिया ब्रेक होना नहीं है। MgCl2 बेटा Mg2+ प्लस ट्वाइस ऑफ Cl- में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 आ रहे हैं बेटा, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, क्योंकि कंसंट्रेशन सबकी सेम दे रखी थी। कंसंट्रेशन में अगर वेरिएशन होता तो हम कुछ और फैक्टर चेक करते, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन सबकी सेम दे रखी है, केवल आपको पार्टिकल्स की फॉर्मूले में उसको चीजों को कंपेयर करना है, तो वो आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके लिए। समझ में आ रही बेटा बात? ये बहुत आसान है यार, आपको केवल पार्टिकल्स को ब्रेक करके देखना है, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ डायलिनियर सेल व्हिच रिएक्शन अकर एट एनोड। एनोड पे आपको बताया था बेटा मैंने, एक ट्रिक याद रखना, आपको पता होना चाहिए लोन। अगर ये आपको याद है तो आपकी सारी रिएक्शंस पूरी क्लियरली हो जाएगी। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे हुए हैं उनको बता दूं कि लोन जो होता है उसका मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ए का मतलब होता है बेटा एनोड, और एन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव, ठीक है बेटा जी। तो यहां पर याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, एनोड नेगेटिव होता है। अब आपको पता है कि जिंक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, कॉपर राइट हैंड साइड होता है, तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस कौन सा लग रहा है आपको, Zn से Zn2+, क्योंकि 0 से +2 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या होता है ऑक्सीडेशन, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठा है यहाँ पे। समझ में आ गई बेटा बात? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। फॉर अ रिएक्शन A gives B, rate is equal to Ka square. If A is double, then rate is increased by। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनको करने का तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या करो, इसको R1 मान लो, R1 is equal to Ka square, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, इसी को R2 की जगह ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, K2A का स्क्वायर, ऐसे कर देना बेटा। इक्वेशन नंबर 2 कर दी, डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं। R2 इज इक्वल टू, ये जो है ये आगे चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4K A स्क्वायर। अब K स्क्वायर को क्या बोलते हैं R1, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4
R1, क्या आ जाएगा बेटा 4R1, क्योंकि Ka² मतलब क्या होता है R1, तो R2 इज इक्वल टू 4R1 आ जाएगा, यानी कि ये 4 टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी 4 टाइम ये इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज तो होती है यार, ये हमें पता ही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। सेक्शन बी में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं 3 जो मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि बेटा सीबीएसई में पैटर्न्स के हिसाब से बात करूं तो न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो चीजों को यहीं से समझेंगे। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज, यानी सोल्यूट कितना दे रखा है आपको, तो सोल्यूट क्या है बेटा आपका ग्लूकोज। पूरी चीजें लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये पेपर को पूरा करने का तरीका बता रहा हूं आपको। जो सोल्यूट है वो ग्लूकोज है, वो कितना है बेटा 18 ग्राम है। अगर मैं इसके मोल निकालूं तो मोल निकाल सकता हूं क्या, तो मोल निकालना बहुत आसान है मेरे लिए, कुछ नहीं करना आपको। गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, गिवन मास इन ग्राम 18 दे रखा है, इसका मोलर मास होता है 180, तो इसका आंसर आएगा बेटा 0.1 मोल, यानी कि हमने n तो निकाल लिया। ठीक है, मोल से तो काम हो गया अपना। अब क्या करना है आपको, पर इसमें मोल की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। क्यों नहीं पड़ने वाली थी समझाते हैं आपको। ये पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट ही पूछ रहा है क्या, चलो तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो बेटा यहां पर देखो, कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको बेटा 180 ग्राम दे रखा है, यानी कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना दे रखा है बेटा आपको 180 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 1000, 180 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा बेटा। तो 180 डिवाइड बाई 1000 हुआ तो ये क्या हो गया बेटा 0.18 केजी। क्लियर है बेटा बात। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से आ गया। अब क्या करोगे आप, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF इंटू M। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं बेटा, डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या आ जाएगा, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86 इंटू इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो यहां से मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और 0.18 आ जाएगा बेटा, ये 0.18 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 इंटू 0.55। तो इसकी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल्टा TF की वैल्यू समथिंग आई थिंक मेरे हिसाब से इसकी आनी चाहिए 1.03 के आसपास। ये आपका वैल्यूज मैंने पुट कर दिया, आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन करना। मोल निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट करी 1.03 केल्विन। ये इतना यहां पर, अब इसमें दे नहीं रखा तो केल्विन में दे रखा है तो यूनिट अपने केल्विन में रख दी। क्लियर है बेटा बात, आसानी से कर सकते हो। समझ आ गया, क्वेश्चन देख लो एक बार, लिख लो, समझ लो, ठीक है, पोज करके लिख लेना। आगे बढ़ जाऊं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Zn/Zn2+ and Cu2+ minus 0.76 and 0.34 respectively. Calculate standard EMF and Gibbs free energy change for the cell reaction. सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड EMF मतलब ये पूछा गया है कि E नॉट शेल जो है उसकी वैल्यू कितनी है। तो E नॉट शेल क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब सबसे पहले तो ये दिक्कत है कि सर जी ये बताओ एनोड कौन है कैथोड कौन है, उनके बारे में तो बताओ। तो बेटा एनोड कैथोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। जिंक जो होता है वो एनोड होता है, तो E नॉट Zn2+ Zn ये एनोड की तरह काम कर रहा है और उसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट। E नॉट Cu2+ Cu और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना बेटा, एन कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस, और ये माइनस लगा दिया यहाँ पे 0.76। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 0.34 प्लस 0.76 तो आंसर आएगा बेटा 1.10 वोल्ट। अरे क्लियर है बेटा बात, समझ आ गई। तो आपने ई नोट शेल निकाल लिया। अब आगे बात करते हैं बेटा जी, अब
इसमें निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी आर नोट की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई नोट शेल, ठीक है। ये वैल्यूज होती है आपके पास, कुछ नहीं करना आपको, यहां से बस माइनस एन की जगह लिखूंगा, माइनस एन की जगह इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो सकता है 2, एफ की वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब पर मोल, याद रखना इस बात को। और ई नोट शेल की वैल्यू मैंने अभी देखी थी 1.10, तो इसको अगर मैं कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है बेटा लगभग लगभग -21200, ठीक है, 00 जूल पर मोल, ठीक है, ये आंसर आता है इसका, ठीक है। तो लगभग लगभग ये आया इसका आंसर। तो अब इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड भी करूं, अगर इसको 1000 से डिवाइड करूं 2.10 आ जाएगा ना, समथिंग समथिंग ये आएगा 2120, ठीक है। अगर 1000 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा -2.12, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा करते हैं 96500 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 96500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0010, आ गया 1, और ये आ गया बेटा 6 जा 12 2 1 18, लगभग लगभग ये है 18 + 1 19 हो गया ना, तो 19 समथिंग तो ये आ गया। और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग इतना ही, 1 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग लगभग इसका आएगा 212000, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 कर दिया मैंने, तो ये जूल पर मोल रहेंगे दोस्तों, जूल पर मोल, ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, 212000 मोल, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप डिवाइड कर देना किलो जूल पर मोल में निकालने के लिए, तो 1000 से डिवाइड कर देना तो आंसर आएगा बेटा इसका, अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 212 किलो जूल पर मोल, ठीक है बेटा। ये ऐसा कुछ बन जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे समझ में बात, और चाहो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 - 2.12 into 1 2 3 4 5 10 to the power -5 जूल पर मोल, 10 to the power 5 जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा आपका। आप तो ऐसे लिख लो, सबसे बेटर है, बहुत बेटर आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, तो मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है, मैं आपको केवल रीड आउट करके बता दूंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, अपन ने बहुत सारे लिख दिए, ठीक है। अब सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है थ्योरेटिकल एंटिटी। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है रिएक्टेंट की उसका सम कर दो तो वो क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान रखना बेटा इसका, ठीक है। इट मे बी एन इंटीजर और जीरो, ये इंटीजर भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इट इज एन इंटीजर, जीरो नहीं होती है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसको कोई मतलब नहीं होता है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही आती है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आ सकती है, ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आ सकती है। समझ में आएगी बात। तो ये कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब रट रखा है बच्चों तुमने, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है भाई, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है इसने, k की वैल्यू दे रखी है 6.93 into 10 to the power -3 सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू दे रखी है आपको। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टी हाफ निकालते हैं। तो टी हाफ कितना आया बेटा, टी हाफ आया आपका 0.693 अपॉन के, और 0.693 यहाँ लिखेंगे 0.693 अपॉन, और यहाँ लिखेंगे 6.93 into 10 to the power -3। तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, इसको भी काम करते हैं 6.93 कर देता हूँ into 10 to the power -1 कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अरे ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, और 10 to the power 3 ऊपर चला गया ऊपर, ठीक है, और ये 6.93 हो गया। तो कितना आंसर आएगा बेटा, ये कट गया। तो यहाँ पर 10 to the power -1 है, तो 10 to the power -1 और 10 to the power 3 कितना हुआ, 10 to the power 2, यानी कि ये आया बेटा 100 सेकेंड। क्या है बेटा ये, 100 सेकेंड। यानी टी हाफ 100 है तो फुल कितना आएगा 200।
अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, करके दिखा देते हैं बेटा। आंसर यही आएगा 200। 100 सेकंड आ गया। अब देखो बेटा टाइम रिक्वायर्ड 75% डिकम्पोजिशन हो चुका है, तो फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड आर नोट बाई आर। क्या होता है बेटा, आर नोट बाई आर। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, के की जगह लिख देंगे अपन 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू log बेस 10 और आर नोट की वैल्यू रखेंगे 100 और कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है 75%, तो कितना बचा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा log 4, क्या आ जाएगा बेटा 4 से डिवाइड करते हैं तो log 4 आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू आएगा 2.303 डिवाइड बाई 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू log बेस 10 4। और बेटा आपको बता दूं कि T इज इक्वल टू अगर मैं इसको लिखूं तो 2.303 इंटू 0.6020 डिवाइड बाई 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। कंप्लीट कैलकुलेटेड आंसर है इसका 200 आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर यही आना है। समझ में आ गई बेटा बात? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। क्लियर है कहानी भाई? समझ आ गया बेटा? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पूछ रहा है डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन log r एंड log टाइम के बीच में। चलो मामला थोड़ा बड़ा वाला है तो थोड़ा पेन भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब चलो भाई शुरू करते हैं कहानी को। डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। r gives p। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं अपन, यहां लिखते हैं रेट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के और आर की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर 1। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर, ये लिख सकता हूं बेटा। ठीक है, रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की उसमें होती है, माइनस क्यों लगाया, बिकॉज वो माइनस हमको पता है कि रिएक्टेंट की जितनी कम होगी प्रोडक्ट उतनी बढ़ेगी, और हमेशा रेट लो में हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा डी आर बाई आर, लिख सकता हूं ऐसा बेटा, अरे ऐसा तो कर सकता हूं ना मैं। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, के डी टी, और ये माइनस का साइन में इधर ले गया तो माइनस का के डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड में, तो डी आर बाई आर, ये तो ये बेटा डी आर बाई आर माइनस के का के और डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है एल एन आर, क्या होता है बेटा, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के प्लस सी, के टी प्लस सी, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और c लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई लिमिट नहीं रख रखी है अपन ने। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना, बहुत आसान काम करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या करेंगे अपन, ये वैल्यू रख दी ना, अब यहां से मुझे इसकी c की वैल्यू निकालनी, तो t इज इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू क्या रही होगी शुरुआत में, r नॉट, अरे इनिशियल में तो यही रही होगी ना बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो ln, इक्वेशन नंबर 1 दे दो उसको, ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के, t की जगह 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, ln r नॉट। ठीक है, अब इस c की वैल्यू को इसमें रख दो, तो क्या आंसर आया बेटा, ln r इज इक्वल टू माइनस के, t की जगह क्या लिखूंगा बेटा, t, और यहां लिख दूंगा r नॉट। ठीक है, और इसने ग्राफ भी पूछा है किसके, बिटवीन, ऑल्सो ग्राफ द log r, log के बिटवीन पूछा है, तो log के बिटवीन ही लिखेंगे अपन, टाइम के नहीं लिखेंगे, यहाँ ln r दे रखा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, आपको यहां से क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। क्या पुट करनी है, ध्यान से सुनना, इसको इधर ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा ln r माइनस ln r नोट, ये ln r नोट है बेटा यहाँ पे, t प्लस ln r नोट। ठीक है भाई, तो यहाँ आ जाएगा बेटा ln r माइनस ln r नोट इज इक्वल टू माइनस k इंटू t। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा के टी इज इक्वल टू, अभी माइनस का साइन इधर से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, ln r नोट माइनस ln r। आपको एक चीज बता दूं बेटा, कि ये जो चीज दे रखी है आपको, इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ln a माइनस ln b दे रखा है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, ln a बाई b, तो क्या लिख सकता हूं उसको, ln r नोट बाई r। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो के टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2.303 log बेस 10 आर नोट बाई आर, ये वैल्यूज हो गई बेटा। अब ग्राफ पूछा है उसने टी में और ln log आर में। अब log आर में उसमें ग्राफ पूछा है तो कैसे करोगे बेटा, कुछ नहीं करना आपको, ग्राफ देखो भैया सीधा सीधा ln आर, इसमें पूछा है ln आर में पूछा है, ठीक है। अब ln आर और टी में जो ग्राफ होगा ln आर आर नोट में होगा मोस्टली ये, ठीक है। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगर आप यहां से भी ग्राफ बनाना चाहो तो ये भी ग्राफ बन सकता है आपका। ये स्लोप जो आएगा इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा टी में और ln आर में, ठीक है। याद दिखा देता हूं मैं, और ये ग्राफ आएगा सीधा ऐसा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ मैंने बता दिए, ये आपकी डेरिवेशन है, कंप्लीटली समझ लेना इसको, ln r नोट में ग्राफ है ये, ठीक है। तो याद रखना, क्लियर है कहानी, बना सकते हो, बहुत आसान है, डेरिवेशन बहुत आसान है। क्लियर है कहानी भाई, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है स्टेट कोरेलोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कोरेलोस लॉ क्या होता है पहले उसके बारे में देख लें। इट इज डिफाइंड एज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन करते जा रहे हैं इनफाइनाइट टाइम तक। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस। मतलब मैंने कुछ आयंस को डाला, उनको जैसे जैसे NaCl को मैंने पानी में डाला तो उनका डाइल्यूशन करते जाओगे तो वो ब्रेक होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। और ब्रेक होंगे तो उनका सम क्या होगा, जैसे उनके लिए सम क्या होगा, लेमडा NaCl की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। समझ में आ रही है बेटा बात, ये होगा उसका, क्लियर है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसकी बात करते हैं। तो वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। It is impossible to determine the molar conductance at infinite dilution. Infinite dilution पे तो आप molar conductivity नहीं निकाल सकते for a weak electrolyte experimentally, ठीक है। However, the same can be calculated using Coriolis law. लेकिन Coriolis law से उसको निकाला जा सकता है। For example, molar conductance of CH3COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है आपको, can be calculated using experimentally determine molar conductivity। और strong electrolytes की तो आप कर ही सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है बेटा बात, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोलिजन, ठीक है। कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ कोलिजन को, तो वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। एक रिएक्शन कब होती है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तब ये रिएक्शन होती है। The number of collision that takes place per second per unit volume of reaction mix is called collision frequency। पर सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, यही क्या होता है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर बेटा बात, आगे बात करते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज सो हाई इन अ गैसियस रिएक्शन that is all the collision were effective। वहां पर क्या होता है, all collision effective होता है। the reaction should be complete in fraction of second, फटाफट हो जाएगी। however in actual practice that is not so, ऐसा नहीं होता है। this is explained on the basis of two factor। जब हम ऐसा सोच रहे हैं वैसी रिएक्शन नहीं होती, हमें लगा हमने प्रेशर दिया, टेम्परेचर दिया, रिएक्शन होगी फटाफट, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें काम करती है। पहला फैक्टर काम करता है एनर्जी फैक्टर। फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी मोर देन द पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो एक दूसरे अच्छे से कोलिजन कर सके। मान लो कोलिजन करने का रीजन समझाता हूं मैं आपको। आपका केमिस्ट्री का पेपर है नेक्स्ट डे, आपने क्या करी, फुल तैयारी करी और जाके देखा तो वहां फिजिक्स का पेपर आ गया। कोलिजन बहुत किया, दिमाग पूरा लगाया, बट कोलिजन इफेक्टिव नहीं है ना बेटा, तो काम नहीं चलेगा। अब आपने एनर्जी जहां लगानी थी वहां नहीं लगाई, तो फिर क्या होगा, एनर्जी फैक्टर बर्बाद हो जाएगा। The minimum energy which the colliding molecule must have in order to collision, इतनी मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से वो कोलिजन करना स्टार्ट कर दे between them may be effective is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब जिसमें कोलिजन हो पर कौन सा हो, इफेक्टिव कोलिजन। दैट मस्ट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो क्या होता है, एक ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स may not possess energy equal to greater than threshold energy।
बेटा इनसे ज्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं रखते हैं। एट कोलिजन बिटवीन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ओवरकम रिपल्शन and bring the formation of unstable molecule cluster called the activated complex। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो फटाफट क्या करेंगे, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे जिससे बोलते हैं इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं या अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्लस्टर भी बोल देते हैं, जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि मिड का चीज होती है, फिर उसके बाद ब्रेक होने के बाद वापस दोबारा बन जाती है स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ। समझ में आ रही बेटा बात। अब अगला होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है समझते हैं इसको। इन सब केसेस इट फाउंड दैट इवन इन लार्ज नंबर ऑफ कोलिडिंग मॉलिक्यूल हैव वेरी मोर एनर्जी। अब कई कैसे क्या होता है कि कई बार आप क्या करते हैं, एनर्जी, अरे हमें एनर्जी की कमी थी यार, हमने एनर्जी भर भर के दे दी, अब एनर्जी तो दे दी, कोलिजन भी हो गया, स्टिल द रिएक्शन इज स्लो, फिर भी रिएक्शन स्लो है। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिडिंग मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन तो करवाया लेकिन प्रॉपर कोलिजन नहीं करवाया आपने, जहां रिएक्शन की जरूरत थी वहां नहीं हुआ। मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए इस एक ये रिएक्टर है बेटा, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स आना चाह रहे हैं। अब आपने मॉलिक्यूल्स ऐसे भेज दिए बहुत सारे, अब कुछ मॉलिक्यूल्स तो दूर ही चले गए। अगर मैंने इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन कर दिया, अब जाओ कहां जाओगे तुम, कंप्लीट प्रॉपर ओरिएंटेशन करोगे तो रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगी। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज द फ्रीजिंग पॉइंट 271.66। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ शुगर। शुगर का मोलर मास निकालना है आपको। ठीक है, बहुत आसान चीज है। यहाँ पर पूछा जो गया है उसके हिसाब से अपन कर देते हैं कि वो शुगर जो है उसका मोलर मास वास्तव में कितना होगा, वो सब कुछ देखना है आपको। 5% सॉल्यूशन कैन शुगर लिया गया था। ठीक है, एक एक करके देखते हैं बेटा क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले 5% सॉल्यूशन है आपके पास किसका, शुगर इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज पुट कर देता हूँ, बहुत आसानी से चीजें हो जाएगी। देखो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पे 5% दे रखा है, यानी कि आपका KF की जो वैल्यू है वो दे रखी है बेटा 1.86 केल्विन इनटू kg पर मोल, ये वैल्यूज आपको दे रखी है। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपके पास डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू WB बाई MB इनटू WA इनटू 1000, यही वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, डेल्टा TF की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। यहाँ से वो पूछ क्या रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट उसको दे रखा है 271.66, डेल्टा TF आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप, डेल्टा TF निकालने के लिए क्या करते हो आप बेटा, डेल्टा TF निकालने के लिए आप क्या करते हो, 273 माइनस 271.66 ये कर लेते हैं बेटा। इसको देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, 273 माइनस 271.66, ये वैल्यू है। पॉइंट 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, 4 बच गया बेटा यहाँ पे, और ये आ गया 9। तो 9 आ गया, तो ये बच गया 3 बेटा, ये हो गया यहाँ पे 2, तो ये आ गया 1, और ये 0, ये 0 या 1.34 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1.34, ये अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज है, उस हिसाब से अपन ने कर लिया 1.34। KF की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है बेटा, आपको दे रखी है KF की 1.86। ठीक है, WB की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 5 ग्राम, 5 ग्राम है इनटू 5 ग्राम मान लूंगा, 5% है ना मैं, W/W 1000 का 1000, और इसको पूरा 100 ग्राम मानूंगा। MB मुझे लेना है यहाँ से वैल्यू, और WA की वैल्यू है जो है, अब कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन क्या मानेंगे इसको, अब 5% है ना, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.1 kg, कितना हो जाएगा बेटा, 0.1 kg। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, ये वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आंसर लगभग जो भी है, इसका आंसर आना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से MB का जो आंसर है, आप सोल्व करके देख लेना, मैंने सोल्व किया हुआ है, 62.41 आंसर आएगा आपका। ठीक है, सॉरी MB का आंसर 62.41 ये आंसर आएगा। वैल्यूज मैंने पुट करा दिया, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा बात, समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कर लो उसको, देख लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारा करवा के देख दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। ठीक है, H2S इज अ टॉक्सिक गैस व्हिच रोटन एग लाइक स्मेल।
ठीक है। इट इज यूज्ड टू quantitative analysis. If the solubility in the water at STP 0.195, calculate the Henry law constant. देखो बेटा P इज इक्वल टू होता है बेटा KH इंटू काई केस, इसकी वैल्यूज होती है, आप ध्यान से सुनना बेटा। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.987 इज इक्वल टू KH की वैल्यू निकालनी है, काई केस की वैल्यू जाएगी NH2S डिवाइड बाई NH2S प्लस NH2O, ये वैल्यूज है। अब बेटा ध्यान समझना 0.987 तो यहां लिख दिया मैंने, KH की जगह KH लिख दिया, इनटू NH2S की वैल्यू दे रखी है 0.195, ठीक है, और 0.195 इसकी वैल्यू है प्लस। अब बेटा ध्यान से समझना यहां पर NH2O की जो वैल्यू है, अब NH2O की जो वैल्यू है कैसे निकालोगे, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो NH2O निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1000 ग्राम मान लेंगे, 1000 डिवाइड बाय 18 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 55.55, ठीक है बेटा। तो यहां लिखूंगा मैं 55.55 और इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करता हूं तो KH को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0.987 0.195 प्लस 55.55 डिवाइड बाई 0.195, तो इसकी वैल्यू कंप्लीटली 282 समथिंग समथिंग आएगी बार। याद रख लेना इस चीज को, वैल्यूज मैंने पुट करवा दी, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सॉल्व है, ठीक है। अगले में आ जाते हैं बेटा, क्लियर क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, रेट कांस्टेंट के बारे में आपको बताना। रेट कांस्टेंट क्या होता है पहले तो मैं बता दूं, कोई भी रिएक्शन है जैसे मैंने लिखा R gives P, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K R की पावर X, ये होता है बेटा, ये रेट कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू अगर R कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो R इज इक्वल टू क्या होता है K, यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू जब यूनिटी हो जाती है 1 हो जाती है तो उसे क्या बोलता है रेट कांस्टेंट। पढ़ लेते हैं पर इसको, द रेट कांस्टेंट K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट in the rate law for a chemical reaction that relates the reaction rate to the concentration of reactant। बिल्कुल सही बात है। It is a specific value for a given reaction at a particular temperature and indicates the inherent speed of the reaction। ये क्या करता है, इस रिएक्शन की स्पीड को बताता है बेटा, क्लियर है कहानी। आगे the value of rate constant is experimentally determined and is independent of reactant concentration। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, बट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर लाइक टेंपरेचर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटलिस्ट, सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वैरी करते हैं, तो इनको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है E इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन, जिसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा एनर्जी रिप्रेजेंटिंग एन एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी ओवरकम फॉर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो एक्टिवेट हो जाए, अगर जब तक एक्टिवेट नहीं होगा रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, यानी तो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट मस्ट बी ओवरकम फॉर रिएक्टेंट टू ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट। दिस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक existing bonds in the reactant so new bonds can be formed in the product। पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे ना बेटा, तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी उसी का नाम होता है। एट हायर एक्टिवेशन एनर्जी रिजल्ट इज अ स्लोअर रिएक्शन, राइट, बिकॉज़ फ्यूअर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू रिएक्ट एनी गिवन मोमेंट। यानी आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, आपको एनर्जी उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप बहुत अननेसेसरी एनर्जी नहीं दे सकते। अगली बात करते हैं बेटा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं बेटा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, T1/2 होता है इसका मतलब, तो T हाफ मतलब क्या होता है, इसको समझा देता हूं, फिर मैं इसकी पूरी गाथा लाऊंगा आपके सामने। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ कांस्टेंट टाइम फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू ड्रॉप द हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। जितनी वैल्यू होती है उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाती है। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझा देता हूं। T इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाई K log बेस 10 R0/R। अब इनिशियल वैल्यू वाली की बात करते हैं, तो बेटा आपको बता दूं T की जगह तो लिखना है मुझे T हाफ, और यहां पर R की जगह लिखना है मुझे R0/2। R0/2 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इनिशियल की हाफ हो जाती है, तो इनिशियल कितनी थी बेटा R0, उसकी 2 करनी है डिवाइड बाय 2। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K, T की जगह T हाफ लिख देंगे यहाँ पे, log बेस 10
आर नोट की जगह तो आर नोट लिख दिया और आर की जगह लिख दिया आपने आर नोट बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आर नोट बाई 2, ठीक है। तो टी हाफ, आर नोट से आर नोट कट गया बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 और ये आ गई वैल्यू 2। क्लियर है बेटा, वैल्यू 2 आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, आर नोट से आर नोट का कट कर दिया, 2 ऊपर चला गया, तो इसकी वैल्यू जो है बेटा वो आएगी 2.303 डिवाइड बाई के और log बेस 10 टू की 0.3010, और इसको अगर मैं कंप्लीटली मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा जी आपको ये आंसर याद भी होगा, सभी बच्चे इस आंसर को रटते हैं, 0.693 अपॉन के, यानी टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। वैल्यूज मैंने बता दिया आपको, आप सोल्व करना इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कोलिजन थ्योरी। अच्छा भाई, कोलिजन थ्योरी क्या होती है, पढ़ लेते हैं इसको। कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन दैट अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी एंड द करेक्ट ओरिएंटेशन, सफिशिएंट एनर्जी और करेक्ट रिलेशन हो। आपको कोई सर ये क्वेश्चन तो पहले ही आ चुका है, नहीं बेटा, इसका थोड़ा अलग है मामला, कोलिजन थ्योरी समझानी है, वो फैक्टर भी समझाने थे, यहाँ केवल कोलिजन थ्योरी को समझाना है बस, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग फैक्टर लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन कैन लीड द मोर फ्रीक्वेंट और मोर एनर्जेटिक कोलिजन। अगर आपकी टेम्परेचर ज्यादा है, कंसंट्रेशन काफी अच्छा है, तो मोर फ्रीक्वेंटली, मोर अच्छे से एनर्जेटिक कोलिजन होगा, दस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, एंड बहुत बढ़िया तरीके से। कोलिजन जितना अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, रिएक्शन उतनी बढ़िया होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन टर्म एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो बात करते हैं एक्टिवेशन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर, एक्टिंग एज एन एनर्जी बैरियर दैट रिएक्ट मस्ट ओवरकम टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है। इट इज द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड इनिशियल द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज ऑफन विजुअलाइज एंड हिल दैट मॉलिक्यूल मस्ट क्लाइम, यानी मॉलिक्यूल्स एक हिल माना है, मॉलिक्यूल जब उस हिल पे चढ़ जाएंगे तो वही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, यानी वहां तक उसको ले जाना है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है, मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको, ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या हो गया बेटा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये ग्राफ से समझाना था, इसलिए ग्राफ क्वेश्चन अलग हो गया। दिमाग में तो आपका आया होगा ना, अरे सर ये क्वेश्चन तो पहले ही कर लिया, नहीं बेटा अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रही है, मैक्सिमम एनर्जी पे पहुंच गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। क्लियर है कहानी, ये होता है बेटा। क्लाइंब है, हिल पे अपन क्लाइंब कर रहे हैं, ऊपर पहुंच गए, उसके बाद जस्ट नीचे आना है, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हायर एक्टिवेशन एनर्जी मींस स्लोअर रिएक्शन, अ फ्यूअर मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू पास दिस बैरियर, कुछ ही मॉलिक्यूल उस बैरियर को पास कर पाते, जो ग्राफ बताया था ना मैंने, उससे पास कर पाते, फिर वापस नीचे आ जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आरएनएस थ्योरी। आरएनएस की थ्योरी क्या बोलती है, इसको लिखते हैं बेटा। तो आरएनएस एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत अच्छी चीज बताई थी, क्या बताई थी, ध्यान से सुनना। आरएनएस ने ये बोला था कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसा लिखा मैंने H2 + I2, तो इसमें क्या होता है कि ये 2HI तो बन गया, 2HI बन गया, पर ये बना कैसे होगा, हाइड्रोजन के यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे होंगे, आयोडीन के यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे होंगे, ठीक है, ये आयोडीन के, फिर ये जुड़ रहे होंगे, और इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है बेटा, ये अनस्टेबल। तो आरएनएस ने कहा कि कोई भी रिएक्शन जो है अगर उसको मैं कराता हूं तो उनमें कोलिजन होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, और इफेक्टिव कोलिजन के बाद एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, जो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करी, जिसको ईए से इन्होंने समझाया। तो इन्होंने केवल इतनी सी बात कही थी कि एक्टिवेशन एनर्जी भी कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल कोलिजन करेगा तो वो एक्टिवेट होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, यानी इंटरमीडिएट थ्योरी के बारे में आरएनएस ने बताया था, ठीक है। यानी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसके अलावा एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला ही बता देता हूं कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देता हूं तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो दुगना हो जाता है, पहले के कंपैरिजन में 2 टाइम्स हो जाता है। आरएनएस की थ्योरी बहुत आसान है, ठीक, समझ आ गया। मैं दोबारा बिल्कुल इजी स्लोएस्ट एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं। आरएनएस के हिसाब से व्हेन आरएनएस टॉक्स अबाउट दैट द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, when two reactants reacts with each other,
they form an intermediate complex. This complex is a very highly unstable, then old bond is breaks and new bonds are formed, is known as Arrhenius theory. क्लियर है बेटा बात? ठीक है, बस ये आगे बढ़ जाते हैं. फॉर द सेल रिएक्शन दे रखी है आपको, क्या पूछा? Fe2 प्लस Zn2 प्लस Fe प्लस Zn2 प्लस ई नोट शेल की वैल्यू दे रखी है 0.32 वोल्ट. कैलकुलेट डेल्टा जी नोट एट 298 केल्विन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से समझना. डेल्टा GR नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट शेल. ठीक है बेटा, माइनस n की जगह क्या लिखूंगा बेटा 2, f की जगह लिखूंगा 96500 इनटू ई नोट शेल की जगह लिखूंगा बेटा 0.32 वोल्ट. अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है बेटा. सबसे पहले ऐसा करते हैं 96500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ गया 0 0, ये गया 10 1 12 13, फिर 1 18 और 19, फिर इसको 32 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा. 0 0 0 6 18 1 3 0 0 और 0, 3 बार तो 0 लगाना ही लगाना है ना. ठीक है, 3 3 9, 3 3 9, 3 9 27, 27 का 7, ऊपर गया 2, 3 1 3 2 5. ठीक है, 0 0 0 6, 8 और 9 हो गया आपका 17, 1 आ गया 11 और ये 6. ये आंसर आया बेटा आपका 61,76,000. तो अगर मैं चाहूं इसको तो क्या लिख सकता हूं, माइनस का है ना बेटा, तो माइनस 6.17 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू दी पावर 6 जूल पर मोल. क्लियर है बेटा बात? 6.17 10 टू दी पावर 6 जूल पर मोल, ये आंसर आएगा आपका. क्लियर है, मैंने सारा कैलकुलेट करके बता दिया आपको. चलो भैया जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है. एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाज सेट अप यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन. क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा. 18 का जो और है वो क्या बोलता है. ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा. इसमें एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाज सेट अप यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस में एक रिएक्शन को सेटअप किया गया है. CO Fe2 plus CO gives Fe plus CO2 plus. देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन एनोड कैथोड को फाइंड आउट करते हैं बेटा. तो CFe से Fe2 प्लस, और ये है बेटा आपका रिडक्शन. क्या है बेटा? ये रिडक्शन. आपको पता होना चाहिए रिडक्शन है, और ये आपका ऑक्सीडेशन है. ठीक है, ऑक्सीडेशन है. तो आपको पता है कि Fe वाला जो होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, तो ये होगा बेटा आपका कैथोड. ठीक है, और CO2 प्लस से CO, और इसकी वैल्यू जो है वो एनोड की तरह काम करेगी. सबसे पहले ई नोट शेल निकाल लेते हैं अपन. तो ई नोट शेल इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी बेटा? ई नोट शेल की वैल्यू होगी ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड. ठीक है बेटा जी, ठीक है. तो ई नोट कैथोड की वैल्यू बताइए बेटा. तो ई नोट कैथोड की वैल्यू है आपके पास -0.44 माइनस 0.28. तो समथिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? -0.16 वोल्ट आ गया आपका. ठीक है, ये भी मान ली मैंने बात. अब इसमें वैल्यूज नॉन इक्वेशन में लिखेंगे बेटा. तो ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10 एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड की कंसंट्रेशन. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं बेटा. ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल की जगह -0.16 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n की जगह लिखेंगे बेटा अपन, n की जगह लिखेंगे अपन 2, और log बेस 10 एनोड की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी? एनोड की कंसंट्रेशन है आपकी 0.15. ठीक है, और डिवाइड बाय इसकी वैल्यू है 0.194.
ठीक है, इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस में आएगी। समथिंग समथिंग मैं बता देता हूं आपकी, इसकी वैल्यू -0.14 समथिंग आंसर आएगा इसका। ठीक है, याद रख लेना, इतना कुछ आंसर आएगा इसका वोल्ट में, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली रन नहीं कर पाएगी। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कैटलाइज्ड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इज 2 × 10⁻³ ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि यहां पर मुझे ये बताइए कि राइट द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं अपन बेटा, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे कर देता हूं। तो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है बेटा R = K और H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसकी पावर, अब ये है कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर, तो ये 1, तो ये रेट लॉ हो गया। इसके लिए क्या हो गया बेटा, ये रेट लॉ हो गया। क्लियर है कहानी, बस इतना ही लिखना है इसमें। उसके बाद ये पूछ रहा है बेटा द कांस्टेंट 2.20 दे रखा है, ठीक है, 2.0 × 10⁻³ क्योंकि ये काम आएगा अपने अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन H2O2 0.5। ठीक है, अब हमने R = क्या लिखा था बेटा, K H2O2 की पावर 1, तो R = K की जगह लिखूंगा 2 × 10⁻³ और H2O2 की जगह लिखूंगा 0.5। तो इसका आंसर आएगा बेटा 1 × 10⁻³ क्लियर है बेटा, ये आपकी क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है बेटा इसकी वैल्यू, ठीक है, यानी मोल पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। क्लियर है कहानी, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, T half = 0.693 अपॉन K। अब 0.693 की जगह तो 0.693 लिख दूंगा मैं, ठीक है, और इसकी जगह लिख दूंगा K की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 2 × 10⁻³ भी करके निपटे हैं अपन। क्या हो जाएगा बेटा 0.693 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2। अब मैं इसको एक काम करते हैं, प्लस का 3 हो गया ना ये, ठीक है, अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 693 समथिंग डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 और यहां पर बच गया आपका 9 है तो 4 सेकंड। क्लियर है बेटा, 346.5 सेकंड आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ लाइफ आपने लिखा ली, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन पे चलें। ये पूछ रहा है कि हाउ विल रेट कांस्टेंट चेंज इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज। बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं रेट कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट का क्या होगा अगर टेम्परेचर को मैं चेंज कर दूंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते तो रेट कांस्टेंट 2K हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा, तो ये चीज भी हमें याद है, इस चीज में भी कोई दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि मेंशन वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है आपकी। अब कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन आप H2O2 की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं बेटा तो ये क्या होती है, ये H2O प्लस O2 में ब्रेक होती है, तो ये क्या आएगा, ये वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई, यानी वाटर प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं इससे, और उसके अलावा ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में भी ये काम आएगी। किसमें काम आएगी बेटा, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में भी ये रिएक्शन काम आएगी। क्लियर है कहानी, ये बहुत आसान चीज है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिमाग दिक्कत कुछ लगानी नहीं है इसमें। क्लियर है बेटा, बात आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब माई साइड फेवरेट्स, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बट इसमें क्या करते हैं अपन, इसकी इक्वेशंस बनाते हैं अपन। अब इसको मैं यही सोल्व करने की कोशिश करता हूं, हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। ये यहाँ पर भी मैं जितनी इक्वेशंस होगी वो सारी की सारी यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपन इक्वेशंस बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक एक करके देखते हैं बेटा ध्यान से। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले कोई भी रेट लो लगा हुआ है तो ए और बी जुड़ रहा है और वो कोई भी रिएक्शन दे रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे R = K A की पावर X और B की पावर Y। ठीक है, चलो
तो यहां पर पहली इक्वेशन बनाते हैं अपन। r की वैल्यू दे रखी है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू k, a की पावर x है यानी 0.20 की पावर x एंड देन 0.30 की पावर y। इक्वेशन नंबर 1 दे दी मैंने बेटा, ठीक है। आज बात करेंगे अगली वाली की 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 के 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y। इक्वेशन नंबर 2 उसको दे दिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अगली रिएक्शन है 1.43 इंटू 10 टू दी पावर -4 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर x और 0.05 की पावर y। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया इसको। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसे ऐसे जमानी है जैसे वैल्यूज मैंने पुट कर दी, ठीक है बेटा जी। अब अगली बार बात करेंगे इसमें, तो अगली क्वेश्चन की तरफ इसमें चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस इक्वेशन में क्या बनना चाहिए, ध्यान से समझना। मैं लेता हूं बेटा यहाँ पे इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन करते हैं यहां पर 2 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू के 0.20 की पावर x 0.10 की पावर y, ठीक है। और डिवाइड में 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं बेटा, क्योंकि हमें काटना भी है इसको, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो इसको 2 डिवाइड बाई 1 करते हैं। तो चलो इसको करके देख लेते हैं अपन, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो मैंने वापस पेन ले लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू के 0.20 की पावर x 0.30 की पावर y, ठीक है। डिवाइड बाई 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू के 0.30 की पावर x और 0.10 की पावर y, ठीक है बेटा जी। कुछ नहीं करना, इससे ये कट गया 1 टाइम, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये 3 टाइम कट गया। तो यहाँ था गया 1 और यहाँ पे आ गया 3 की पावर y। अब इसको 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 की पावर y। बेस से में तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। यानी पहला वाला तो समझ आ गया आपको, दूसरा वाला करके देखते हैं। मैं यहां पर ऐसे कैसे लिख दूं उसको, कोई दिक्कत है बेटा? तो इसको करके देख लेते हैं। अब करेंगे बेटा, हम एक काम करते हैं, अब इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 1 करते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 1। अब इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 1 करते हैं बेटा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 3 क्या है आपकी 1.43 इंटू 10 टू दी पावर -4 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर x 0.05 की पावर y डिवाइड बाई 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -4 इज इक्वल टू के 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y, ठीक है। चलो ये भी कर लिया मैंने। अब ध्यान से सुनना बेटा कि यहां पर होगा क्या। तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, यहां होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, इनकी वैल्यू तो 0 होनी थी क्योंकि किसी की पावर 0 मतलब है, तो 0 हो गया, 1 हो गया मामला। ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 2.8 टाइम, ठीक है। तो 2.8 इज इक्वल टू ये आएगा बेटा, और ये आ जाएगा 2 की पावर x। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो log बेस 10 2.8 इज इक्वल टू log बेस 10 2 की पावर x। x आगे आ जाएगा, तो log 2.8 की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, तो log इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.45, ठीक है। log 3 की वैल्यू जाएगी 0.30 और x की वैल्यू, और ये जो x है
ये आगे आ जाता है बेटा, ये x से जो आगे आ जाएगा log 2 की वैल्यू हो जाएगी इनटू x कर दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0.45 डिवाइड बाय 0.30। ठीक है, अगर इसको सोल्व करता हूं तो इसका आंसर आता है बेटा आपका 0.45 डिवाइड बाय 0.30, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.5, यानी x की वैल्यू आएगी 1.5। अब x की वैल्यू आएगी 1.5 और y की वैल्यू आएगी 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ध्यान से सुनना बेटा, ये हुआ x प्लस y, और x की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस 0, तो आंसर आया 1.5 आंसर आपका, यानी 1.5 आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर्स में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह से बढ़िया से तैयारी करें। सीबीएसई पैटर्न है इसलिए न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत ज्यादा लिया है ताकि आपको चीजों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।